देखिए खतरा तो सबको दिख ही रहा है। पहले रमजान के अंदर आपने देखा होगा अतीक अहमद, उसके बाद अब मुख्तार अंसारी, उससे पहले साबुद्दीन, आप लगातार सभी को देख ही रहे हैं। मैं सबसे बड़ी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने पहले ही कहा कि भैया मेरी जान को खतरा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ये सोचिए अतीक अहमद के मर्डर में जो पिस्तौल जो क्या कहते हैं इस्तेमाल किया गया वो कई लाख रुपए की पिस्तौल थी। तो जिन लोगों ने उस पिस्तौल का इस्तेमाल किया आज तक जांच एजेंसियां ये नहीं बता पाई कि उस पिस्तौल का पैसा कहां से आया या वो पिस्तौल किसने प्रोवाइड उनको कराई। तो यूपी की जांच एजेंसी पे ऐसा भरोसा करिए जैसे मोदी के 15 लाख पर आ चुका है ना, सबका साथ सबका सत्यानाश। अच्छा, ये आप समझ लीजिए, सबका साथ मिलेगा और उसका सबका एक साथ सत्यानाश होगा। ये बात आप सोच लीजिए। और वो व्यक्ति की प्रेडिक्शन एकदम राइट है, ये आप याद रखिएगा। 400 मतलब 400 ही, अच्छा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेटअप है मामला। कल से एक बात को लिख देना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा, इस देश में सीधे तौर पर तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप चल रही है। अच्छा। जिस तरीके से लगातार तमाम विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, उनके ऊपर आरोप साबित नहीं है लेकिन जेल की सलाखों के पीछे हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, सबको उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जा रहा है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव जो जेल की सलाखों के पीछे थे, तो लगभग तमाम बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं को जेल से डराया जा रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर उनको जेल के अंदर भेजा जा रहा है। ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा, यही वजह है कि विपक्ष के नेता चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे हैं। डरे डरे 28 पार्टियां जो है और दिल्ली में आती हैं, वो भी सब साथ आ रहे तभी आ रहे हैं, अकेले किसी की हिम्मत नहीं बढ़ रही है। देखिए एक बात आप सोच कर देखिए ना कि हर जगह धारा 144 लगा देना, हर जगह आप लोकतंत्र में रहते हैं, जहां लोकतंत्र में लोगों को बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता की आजादी है, राइट टू स्पीच की आजादी है, राइट टू फ्रीडम की आजादी है। लेकिन उस लोकतांत्रिक देश के अंदर जिस तरीके से लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, इस देश में अघोषित डिक्टेटरशिप चल रही है। अच्छा। ये आप समझ लीजिए। इस देश के अंदर जिस तरीके से कोई मोदी जी के खिलाफ बोले, कोई पत्रकार बोले तो उसका चैनल बंद कर दिया जाता है, कोई आम जनता बोले तो उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, कोई विपक्ष का नेता बोल दे तो सीबीआई, ईडी, आईडी, आईबी के जरिए उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी वॉशिंग पाउडर से नहाए हुए तमाम नेता आज जो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? हेमंत बिश्वा शर्मा जो कि पहले कांग्रेस से स्वास्थ्य मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर थे, बीजेपी ज्वाइन करी, सारे भ्रष्टाचार के आरोप मुक्त हो गए। आज उनके ऊपर ना ईडी ना सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करता। आखिर मोदी वॉशिंग पाउडर का ऐसा कौन सा कमाल है? जो आप ये सोचिए, अजीत पवार जो भ्रष्टाचार का आरोपी था, आज वही महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम बन के बैठा हुआ है, उप मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है। तो ये लोग इस देश की जनता का, जो गरीब जनता है, उसके बच्चों के पैसे को जो है पेट काटकर उनके पैसे को जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का पेट भरने का काम कर रहे हैं। ये पूरे देश को दिख रहा है। आज जिस तरीके से बैंक में पैसा डालने पे पैसा लगता है, निकालने पर पैसा लगता है, ये सीधे तौर पर जो इस देश के भगोड़े हैं, जो देश का पैसा लूट के गए हैं, उनकी भरपाई हमसे की जा रही है। आज एक आम आदमी की स्थिति ये हो गई कि बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहा, बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा, और सरकार कितने खुले तौर पर कह रही है और गरीबों का मजाक उड़ा रही है कि हमारी सरकार दोबारा आई तो हम दोबारा 5 किलो राशन देंगे। ये गरीबों का उपहास है। अच्छा। ये आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं ये कहकर कि हम और आपकी औकात जो 5 किलो राशन की थी, हम दोबारा भी आएंगे तो आपको 5 किलो राशन देंगे। एक बात आप मुझे बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार हैं, आप सीधे तौर पर शिक्षा की ताकत को समझते हैं, कलम की ताकत को समझते हैं। आज एक बात मुझे बताइए, आज आपको सरकार के 5 किलो राशन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि आप अपने आप में इतने डिपेंड हो चुके हैं कि आप अपने और अपने परिवार को पाल सके। आज आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो उस 50,000 रुपए में आप 150 रुपए का 5 किलो राशन भी खरीद सकते हैं, बिजली का बिल भी भर सकते हैं, पानी का बिल भी भर सकते हैं, और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। आप दे रहे हैं ना? बिल्कुल। तो सरकार मानसिक तौर पर अपाहिज बनाने का काम कर रही है, क्योंकि रोजगार इस देश से समाप्त हो चुका है। जिस प्रकार से देश के अंदर सरकारी संपत्तियों को बेचा गया, सरकारी संपत्तियों का प्राइवेटाइजेशन किया गया, उसी समय से देश का, आप ये सोच लीजिए, देश की अर्थव्यवस्था का एक बुरा दौर शुरू हो गया था। देश की अर्थव्यवस्था का बुरा दौर उस दिन भी शुरू हुआ जिस दिन देश में नोटबंदी की गई। सरकार सामने आके जवाब दे कि नोटबंदी के बाद से देश के अंदर कितना ब्लैक मनी आई, कितना काला धन आया, और वो काला धन कहां गया। इस सवाल का जवाब दे सरकार। सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की आड़ में देश को बेचने का काम कर रही है, देश को बेचने का काम कर रही है। ये बात आप समझ लीजिए। हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे और ये देश वापस से गुलाम हो जाएगा। ये देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक नहीं हो जाएगा, जब तक हम ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय के नाम का इस फर्क को नहीं हटा देंगे। और जिस दिन हम ये भूल गए कि हम ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, हम सब ये याद रखिए हम भारतीय हैं, उस दिन ये देश तरक्की करने लगेगा। इस देश के अंदर
हर मुद्दा कोई भी हो आके खत्म होता है हिंदू मुसलमान पर, क्योंकि बीजेपी ने सबसे पहले टारगेट किया है इस देश के अंदर पत्रकारों को खरीदने का। आज तमाम सारे बड़े बड़े पत्रकार गुलाम है बीजेपी के, बीजेपी के आगे नतमस्तक है। अभी रूबिका लियाकत का एक स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी को डिपेंड करूंगी। तो एक बात आप सोचिए, आप नहीं करेंगे डिपेंड तो उन्हें कौन करेगा, क्योंकि आपने तो उनसे चंदा ले रखा है। और आपको देखते कितने लोग हैं, आपको आप ही के समाज के लोग नहीं देखते, दूसरे लोग तो तब देखना पसंद करेंगे कि आपको आप ही के लोग देखना पसंद नहीं करते। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वो सो कॉल्ड लोग जो इस देश की बर्बादी का बैठकर तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ वही लोग देखने का पसंद करते हैं। और नरेंद्र मोदी ये इतने बड़े एक्टर और इतने बड़े ड्रामेबाज हैं कि एक एक्टर को भी रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत है, इनको उस चीज की भी जरूरत नहीं है। हर जगह खड़े होकर कहते हैं मेरा यहाँ से पुराना नाता है। ये मोदी जी कहते हैं हमेशा, कहीं भी जाते नाते की बात की आपने, वो मन की बात भी बहुत करते हैं कि हम तो मन की बात कर रहे हैं। मन की बात इनसे अपने घर में नहीं की गई, और इनका अपने घर से छोड़कर पूरे देश से पुराना नाता है। जहां जाते हैं वहीं इनका नाता जुड़ जाता है। बांग्लादेश में तो आपने सुना ही था कि बांग्लादेश की इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये और सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, ये इस देश की जनता को खुलेआम पागल बनाने का काम कर रहे हैं, खुलेआम पागल बना रहे हैं मंच से खड़े होकर। और मैं ये जानता हूँ इनके दावे एकदम से सटीक बैठ जाते हैं। आपकी 400 पार का एक सटीक दावा आया है और जीत भी जा रहे हैं। 2023 का जो विधानसभा का चुनाव था, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, है क्या? अभी आपको अच्छी तरीके से पता है कि मशीन को लेकर बोलने को मना है, आपको पता ही है। मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, मैं कार्रवाई से नहीं डरता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं कार्रवाई से नहीं डरता हूं, मैं तो बोल सकता हूं, लेकिन आपके चैनल के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। सीधे तौर पर सबको पता है। तो सबको पता है कि ये 400 पार कहां से आ रहे हैं, क्योंकि जो आदमी एक छोटा सा मेयर का चुनाव नहीं जीत सकता, उनकी औकात एमपी का इलेक्शन जीतने की है। ये इस देश के अंदर बेईमानी की बदौलत सरकार बना रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाकर उनकी लाशों पर राजनीति करने वाले आज इस देश का सौदा कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों की स्थिति पे क्या कहेंगे मोहित शर्मा की? जैसे मुख्तार अंसारी को लेकर चर्चा हो रही है, अतीक अहमद को लेकर चर्चा हो रही है, अब आजम खान का भी नाम आ रहा है। तो ये क्या जितने भी अल्पसंख्यक नेता हैं, मुस्लिम समाज से बात करता हूँ, मुस्लिम समाज नेता है, क्या उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है? देखिए, खतरा तो सबको दिख ही रहा है। पहले रमजान के अंदर आपने देखा होगा अतीक अहमद, उसके बाद अब मुख्तार अंसारी, उससे पहले साबुद्दीन, आप लगातार सभी को देख ही रहे हैं। मैं सबसे बड़ी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने पहले ही कहा कि भैया मेरी जान को खतरा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ये सोचिए, अतीक अहमद के मर्डर में जो पिस्तौल जो क्या कहते हैं इस्तेमाल किया गया, वो कई लाख रुपए की पिस्तौल थी। तो जिन लोगों ने उस पिस्तौल का इस्तेमाल किया, आज तक जांच एजेंसियां ये नहीं बता पाई कि उस पिस्तौल का पैसा कहां से आया या वो पिस्तौल किसने प्रोवाइड उनको कराई। तो यूपी की जांच एजेंसी पे ऐसा भरोसा करिए जैसे मोदी के 15 लाख पर। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये बात आप सीधे तौर पर समझ लीजिए। तो यूपी के अंदर वाकई में ही जंगल राज है। और जब इस देश के अंदर ये लोग सिर्फ राम की बात करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी है। अगर इतने ही आप राम को पसंद करते हो तो राम की प्रार्थना करने के लिए आप पहाड़ों पे क्यों नहीं चले जाते? साधु और महात्माओं की राजनीति में जरूरत क्या? आप मुझे ये बताइए ना, साधु और महात्माओं की राजनीति में जरूरत क्या? और आपको तो राम से ही सीखना चाहिए। राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया सिर्फ अपनी प्रजा के लिए, और वनवास स्वीकार किया, वो थे साधु महात्मा। आप कहां से साधु महात्मा है? आप सारे मजे आप ले रहे हो, BMW, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, ऑडी, सब में तो आप घूम रहे हो। डर आपको सबसे ज्यादा, सिक्योरिटी आप हाई लेकर घूम रहे हो, बढ़िया खाना पीना आप खा रहे हो। आप काहे के साधु महात्मा? आप कितने टाइम पूजा करते हो? कोई नहीं दिखते। आप 24 घंटे तो बिजी रहते हो, कभी यहाँ बिजी, कभी वहाँ इसको स्टेटमेंट देना, कभी इस धर्म के खिलाफ बोलना। आपका तो काम ही यही है, आपको कोई और काम ही नहीं है। क्या लगता है मोहित शर्मा कि श्रीलंका जैसे हालात तो भारत देश में नहीं, क्योंकि आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं उस हिसाब से अगर धर्म की बात होती रहेगी तो कहीं श्रीलंका जैसे हालात तो नहीं बन जाएंगे भारत में? साल 2027 तक ये देश आर्थिक दिवालिया घोषित हो जाएगा। ये बात मैं आपको खुले तौर पर बता रहा हूँ। और इस देश के अंदर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये जितने भी लोग हैं ना, जिनके कच्चे पैंट सब फटे पड़े, जो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं 5 किलो राशन खाकर, ये लोग अगर रोटी के लिए सड़क पर परेशान ना हो तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये स्थिति इस भारत की होने वाली है। और इस स्थिति का कारण कोई और नहीं, सबसे पहले देश का बिका हुआ पत्रकार होगा और उसके बाद इस देश के नेता होंगे। और जब आप उन नेताओं को पकड़ना चाहेंगे, वो नेता इस देश में नहीं होंगे, वो नेता सब विदेश से बाहर होंगे। जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, आ रहा है। मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ कि नीरव मोदी पैदल तो नहीं आ रहा, जब तक पहुंचा ही नहीं है, सिर्फ आ रहा कर रहा है। तो ये इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। और भारत देश की जो स्थिति है, आज के नौजवान हिंदू मुसलमान में बिजी हो चुके हैं, शिक्षा बेहतर मिल ही नहीं पा रही है। जो आप सोच कर देखिए ना, एक सोच कर देखिए, आप बहुत बखूबी चीज को समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 150 रुपए का राशन नहीं खरीद सकता, वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे देगा?
कभी नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात, ये बात इस देश की जनता को समझाते समझाते मेरा मुंह थक गया कि यार एक बार कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो कि कितने बीजेपी के नेता ऐसे हैं जिनके बच्चे आरएसएस में जाते हो, बजरंग दल में जाते हो, इनके सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। यार अब तो जाग जाओ तुम हिंदू मुसलमान पे बिजी हो, अपने बच्चों का करियर डुबो रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही। और हम समझाते समझाते थक गए तुम्हें कि ये देश को गुलाम बना रहे हैं। इनका एक बेटा गृह मंत्री का, जिसको क्रिकेट नहीं खेलना आता, 6 की 6 गेंद में 6 बार आउट होगा, अंग्रेजी बोलना भी ढंग से नहीं आता। मैं बताता हूँ आपको, 6 की 6 गेंद में 6 बार आउट होगा, वो आज बीसीसीआई में बन के बैठा है। और आपके बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, एमए कर रखी है, बीटेक कर रखी है, पढ़े लिखे होने के बाद भी उनके पास रोजगार नहीं, और रोजगार मांगने पर लाठी और डंडे से मारा और पीटा जा रहा है। अगर आप अब भी नहीं जग रहे तो ना जाने आप कब जगोगे। अच्छा, देखा गया कि बीजेपी हर बार एक नया नारा देती है। पिछली बार चौकीदार था, इस बार मोदी का परिवार हो गया है। और मोदी कह रहे हैं कि 140 करोड़ की भारत की जनता हमारा परिवार है। इस पर क्या है? इन मोदी जी के परिवार में अंबानी अडानी भी हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये मोदी का परिवार है। आप नहीं मोदी का परिवार है? मैं क्यों हूँ मोदी का परिवार? मैं तो इस देश में संविधान वालों का परिवार हूँ, भारत का परिवार हूँ। आप मुझे बताइए ना, अगर मोदी का परिवार, अगर ये देश होता, तो एक बात आप मुझे बताइए, तो जब बेटियों की इज्जत और आबरू वहां मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा था, तब मोदी जी कहाँ सो रहे थे? ऊपर वाला ना करे, अगर यही कोई घटनाक्रम किसी नेता की बेटी के साथ होता तो क्या प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट होता? या प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते? सबसे पहले जाते। लेकिन वो किसी गरीब की बेटी थी। अगर मोदी का परिवार, अगर ये देश होता, तो जब किसान बॉर्डर पर मर रहे थे उस वक्त पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहुंचे? अगर मोदी का परिवार ये देश होता, तो जब रोजगार मांग रहे नौजवानों के ऊपर लाठी और डंडे मारे जा रहे थे, तब प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं पहुंचे? अगर मोदी का परिवार ये देश होता, तो चाइना जो हमारी जमीन पर अपना दावा कर रहा है, मोदी जी वहां क्यों नहीं पहुंच रहे? आप मुझे जवाब दीजिए ना। क्योंकि मोदी का परिवार के अंदर 3-4 मेंबर हैं, जिनमें अंबानी, अडानी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसे लोग शामिल हैं, और कोई नहीं। और ये प्रधानमंत्री जो आए दिन पाकिस्तान को लेकर स्टेटमेंट देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिनको आपने अभी पुरस्कार दिलवाया है, लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने कौन गया था? जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने कौन गया था? अगर कोई विपक्ष का नेता जाता है ना, कांग्रेस का कोई नेता जाता या सपा का कोई नेता जाता, तो अब तक बीजेपी वाले सड़क पर हंगामा कर चुके थे। लेकिन अब नहीं बोलते, आतंकवादी घोषित बिल्कुल कर देते, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर नहीं बोलेंगे। और कौन गया बिन बुलाए पाकिस्तान की बिरयानी खाने के लिए? बिरयानी खाने का इतना ही मन करता है तो मुरादाबाद पहुंच जाओ, हैदराबाद पहुंच जाओ, यहाँ की बिरयानी भी बहुत फेमस है। लेकिन आपको पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, वहाँ की बिरयानी आपको बड़ी पसंद है, तो पाकिस्तान पहुंच गए, बिन बुलाए पहुंच गए। तो देश का असली गद्दार कौन है, ये देश की जनता को पहचानने की जरूरत है। अच्छा मोहित, पिछली बार देखा गया कि 2014 के चुनाव में सबका साथ सबका विकास, 2019 के चुनाव में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जुड़ गया उसमें। इस बार ऐसा कुछ आया नहीं कि जिसको जोड़ सके। अब की बार आ चुका है ना, सबका साथ सबका सत्यानाश। अच्छा, ये आप समझ लीजिए, सबका साथ मिलेगा और उसका सबका एक साथ सत्यानाश होगा। ये बात आप सोच लीजिए। और वो व्यक्ति की प्रेडिक्शन एकदम राइट है, ये आप याद रखिएगा। 400 मतलब 400 ही। अच्छा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेटअप है मामला। आपने देखा नहीं चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन किस तरीके से बेईमानी से इन्होंने जीता, जहां सरकार नहीं बनती। अब आप क्या समझ रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो मसला हल होता? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये लोग तो वो हालत कर देते कि देश के अंदर की जनता नंगी घूमती और ये प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट डाल के अकेला घूमता और ये सड़कों पे से रोटियां उछालता। जैसे राजा महाराजा शर्फियां फेंकते थे ना, ये वही काम करता, रोटियां फेंकता और रोटियों के लिए आपस में लड़ती पब्लिक। ये वही काम करता अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मतलब चंदे का धंधा हो रहा है। चंदे का धंधा। आप एक बात मुझे बताइए, ये चंदे का पैसा कहाँ जा रहा है? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। चंदे का पैसा जहाँ का रहा है, ये चंदे का पैसा वहां गया जहां सरकार नहीं बनी, वहां एमएलए की खरीद फरोख्त का धंधा चलाया गया। पहले उनको बोला गया कि भैया तो सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग से तुम समझ जाओ, और नहीं समझे तो भैया फिर उसके बाद में हम समझा देंगे तुम्हें। तो या तो पैसे से मान जाओ, नहीं तो तुम्हें फिर साम दाम दंड भेद सब की राजनीति। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये सब कहने की बात है कि डिक्टेटरशिप जो इसमें लोकतंत्र देश में बचा, लोकतंत्र बिल्कुल नहीं बचा। बीजेपी के नेता का एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा जो उन्होंने कहा कि अब अगर हमारी सरकार दोबारा आएगी, हम बहुमत लेकर आएंगे तो हम इस देश का संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े ने कहा था कि 400 पार होंगे तो संविधान बदल देंगे। हाँ, लेकिन टिकट काट दिया बीजेपी ने उनका। मैं बताता हूँ आपको, ऐसे लोगों का यही होगा। उनका देखा ना आपने, परवेज साहिब सिंह वर्मा का कैसे कैसे स्टेटमेंट आते, रमेश बिदुड़ी का। तो बीजेपी में जो जितना लुच्चा है वो उतना उच्चा है। लेकिन आप इस बात को समझिए, बीजेपी में एक चीज ये भी चर्चा चल रही थी कि अनंत हेगड़े ने जो बोला, टिकट उनका इसलिए कट गया कि अंदर की बात लीक कर दी बाहर।
हाँ बता तो रहे हैं आपको। दूसरी बात ये कि संविधान कोई बच्चों का खेल नहीं कि जिसको आप बदल देंगे। संविधान इस देश की आत्मा है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर एक मनुष्य के शरीर से उसकी आत्मा को निकाल दिया जाए तो वो मनुष्य जीवित अजीवित हो जाए, मर जाएगा। तो आप ये समझ एक चीज चर्चा भी चल रही, कई लोग कैमरे पे नहीं बोलना चाहते। हम जब उनसे बात करते तो कहते हैं कि जब अगर 2024 में मोदी की सरकार आ गई या बीजेपी की सरकार आ गई तो कुछ संशोधन ऐसे होंगे, जैसे आर्टिकल 19 को लेकर होगा, जो बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें देती है, आर्टिकल 14 को लेकर, इसमें ऐसे संशोधन कर दिए जाएंगे कि आदमी बोल ना पाए। देखिए मैं आपको बताऊं, आप कितने भी संशोधन कर लीजिए, हमारे बाप दादाओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना लहू बहा दिया। और हम इस देश के भगोड़े या गद्दार नहीं है कि देश के अंदर कोई स्थिति आएगी तो देश छोड़कर भाग जाएंगे। हम मोदी जी वाला स्टेटमेंट नहीं है कि हम तो फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। जब तक इस देश में जीवित हैं, इस देश के ऊपर जितनी आंच आएगी, इस देश के ऊपर अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखें हम निकालने का दम रखते हैं, याद रखिएगा। हमारे बाप दादाओं ने इस मिट्टी में अपना खून बहा दिया, फ्रीडम फाइटर हैं हमारे दादाजी। हम इस देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं पूरी तरीके से। और आप आर्टिकल 19 हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के लिए राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान ने फांसी का फंदा चूमा, तो हम भी ये सोचेंगे कि हम भी इस दौर के, भगत सिंह तो खैर कोई नहीं बन सकता, हम भी उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। और आप आर्टिकल 19 हो या ना हो, हम बोलते थे, बोलते हैं और मरते दम तक बोलते रहेंगे। अच्छा, मुझे डर नहीं लगता इतना बेबाकी से ऐसे बोल रहे हो, पता लगा कल पुलिस आगे उठा लेगी तब? इस बोलने की आजादी मुझे मिलती है बाबा साहब के संविधान से, जो संविधान और कलम की ताकत मुझे बोलने की आजादी देती है। मैं एक एडवोकेट हूँ और मेरे को मेरे देश का संविधान बोलने की आजादी देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है। और भारत देश के अंदर सभी को बोलने की आजादी है, राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम की आजादी है। ये आजादी ना तो नरेंद्र मोदी आपसे छीन सकते हैं, ना गृह मंत्री अमित शाह छीन सकते हैं। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है और ये राइट हमसे कोई नहीं छीन सकता। शुक्रिया।